दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम छोटा राजन की लड़ी में तीसरा पार्ट करेंगे। आज ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ से छोटा राजन की क्राइम की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। मुझे लगता है कि शायद आज ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये एपिसोड लंबा होता है तो कल का दिन फिर छोटा राजन पे एक दिन किया जाएगा। देखते हैं अगर आज पूरा हो जाए तो हम बात करेंगे दुबई में 93 ब्लास्ट के पहले तक के हालात। बहुत से छोटा राजन के लोग दुबई पहुंच चुके थे, डिफरेंट केसेस में वांटेड थे और काफ़ी लोगों को वहाँ पे वो जो स्पॉन्सरशिप होती है, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दिलवा के किसी न किसी तरह मैनेज करके जो सब के सब पेपर डी कंपनी के दाऊद के ऑफिस के थ्रू बने थे, उसके थ्रू सब लोग दुबई में रह रहे थे। और उसी दौरान जब छोटा शकील की एंट्री के बाद छोटा राजन की पोजीशन अंडरमाइन होने लगी, उसको नीचा दिखाने की कोशिश होने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा काम छोटा शकील करने लगा, तो कहीं ना कहीं से जो छोटा राजन के लोग थे उनमें से कुछ लोग उसको छोड़ के दाऊद के साथ मिल गए। ये एक बहुत डेंजरस डेवलपमेंट थी। एक ही जगह पे दो डॉन रह रहे हैं, एक ही ऑफिस में बैठते हैं और उनमें से कुछ लोग एक को छोड़ के दूसरे के साथ मिल जाएं, जहां अपना इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो ये एक खतरे की घंटी थी जो 93 के पहले बज चुकी थी। तो ये छोटा राजन को एहसास कर लेना चाहिए था कि आगे जाके इसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। शायद उसने दूर तक नहीं सोचा। उसके बाद भी 93 के बाद भी जब बहुत से लोगों ने पूरी डी कंपनी, तब तो एक ही हो गई थी डी कंपनी, छोटा राजन गैंग एक ही गैंग गिना जाता था, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो छोटा राजन के साथ जुड़े पलाश के बाद। जब ये सवाल जो मैंने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था, जिसका एक बेस जो था वो हिंदू मुसलमान में बट गया, तो काफ़ी सारे हिंदू लोग जो थे वो छोटा राजन के साथ चले गए, जो कि क्राइम में नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन हर आदमी की फीलिंग होती है, आप किसी के दिलो दिमाग पे तो राज कर नहीं सकते। तो वो लोगों ने तब तक गुरु साठ में दुबई में था, तब तक बड़े दूसरे गैंगस्टर दुबई में थे, तो एक एक करके सब लोग दुबई छोड़ के चले जाते हैं। उसके पहले सौतिया सुनील सावंत, अनिल परब जैसे लोग छोटा राजन को छोड़ के अपनी जो उनकी जो हाजिरी है वो दाऊद के दरबार में लगाने लग गए थे। वो किस्से आप सबको मालूम है, आप रेगुलर देखते रहते हो, किन लोगों ने दाऊद को छोड़ा, किन लोगों ने छोटा राजन को छोड़ा। और उसके बाद जब दिसंबर एंड में छोटा राजन फाइनली दुबई छोड़ के भागने की फिराक में अब इंडियन एम्बेसी में शरण लेता है और हिंदुस्तानी एजेंसीज की मदद से उसको वहाँ से निकाल के पहले नेपाल लाया जाता है, बाद में उसको बैंकॉक में रीसेटल किया जाता है। वहाँ तक भी ठीक था। इसके दोस्त इसके साथ थे, हेमंत पुजारी, रवि पुजारी, संतोष शेट्टी, गुरु साटम, इसका अपना खास जोड़ीदार रोहित वर्मा, बालू डोकरे, मतलब किस किस का नाम गिने, दिवाकर चुरी, ये वगैरह सब लोग इसके साथ थे उस तब। उसके बाद में जब छोटा अब देखिए, एक डॉन जब तक अपने अड्डे पे बैठा है, अपने हेडक्वार्टर पे हाजिर है, तो उसका गैंग के ऊपर कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। लोगों को पता होता है कि कहाँ है। और जब आप दाऊद के साथ दुश्मनी होने के बाद आप अपना जगह छुपा के रखते हो, छिप के रहते हो, छिप के काम करते हो, तो कहीं ना कहीं गैंग की वर्किंग पे बहुत बड़ा असर पड़ता है।
कुछ लोगों ने जो पहले तो भाई मैं बड़ी आसानी से फ़ोन करके छोटा राजन से बात कर सकते थे, अब उनको पहले वाया 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 जाके ढूंढना पड़ता था कि छोटा राजन का नंबर क्या है, लेटेस्ट टेलीफोन नंबर क्या है जिससे बात हो सके। लेकिन छोटा राजन फ़ोन पे बात नहीं करता था कि उसकी लोकेशन किसी को पता नहीं चले ना। एक इतना बड़ा डॉन होने के बाद आज तकरीबन आधी मुंबई पे राज करने वाला आदमी, नाउ ही वॉज लिविंग लाइक ऑन द रन लाइफ। कभी कुछ दिन कुछ महीने एक जगह पे, फिर घर बदल के दूसरी जगह, फिर कंट्री बदल के दूसरा कंट्री। मतलब आपकी उतना समय, आपको उतनी अटेंशन आपको अपना गैंग चलाने में नहीं मिलती जितनी आपको अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसके 3-4 असर और पड़ते हैं। तो आपके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। कंटिन्यूसली ऑन द मूव ट्रैवल करते हो, फिर वहाँ का वीज़ा लगवाना, नकली पासपोर्ट बनवाना, फिर वहाँ से लोकल हमारी जो इंडियन एजेंसी है उनकी मदद से कुछ काम करने, फिर एक नए कंट्री में जाके सेटल होना, वहाँ पे फिर अपनी रक्षा के लिए बंदे ढूंढने। तो ये एक बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है और आप रेगुलर बेसिस पे अपने गैंग मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ रेगुलर टच में नहीं रह सकते। वो शख्स जो दिन में 4 बार अपने घर में फ़ोन करता था, 10 बार अपने दोस्तों को मुंबई से बात करता था, अब महीनों तक उस आदमी से बात नहीं होती थी। तो कहीं का कार्ड लेना, सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू फ़ोन करना, वॉइस ओवर उसके ऊपर जाके फ़ोन करना, इंटरनेट कॉल्स करनी, लेकिन वो भी इतनी एहतियात से कि कोई उसको ट्रैक नहीं कर रहा हो। अब बात खाली दाऊद की नहीं थी, दाऊद के साथ आईएसआई का भी साथ था और आईएसआई कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा मास्टर रही ऐसे कामों में, लोगों को ट्रेस करना, ढूंढना, करना। और दूसरी तरफ छोटा शकील इस ताक में था कि कब छोटा राजन मिले और कब हम उसको मारें। उसके लिए स्पेशल शूटर्स की टीम प्रिपेयर की जाती है। लोगों को स्पेशली मुंबई से परिवार के साथ कराची में शिफ्ट करवाया जाता है। उनको पाकिस्तान के पासपोर्ट मुहैया करवाए जाते हैं, उनको पाकिस्तानी सिटीज़नशिप दिलवाई जाती है और उन्हीं लोगों से छोटा राजन के ऊपर बैंकॉक में इसको ट्रेस करके अटैक करवाया जाता है। उसमें इसका सबसे ख़ास आदमी, इसका राजदार, जो बहुत सालों से इसके साथ था, रोहित वर्मा, वो मारा जाता है। और देखिए अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद छोटा राजन इंजर्ड होता है और इंजर्ड होने के बाद इसको जो लोग वहाँ से भगा के लाओस कंबोडिया होते हुए फाइनली तेहरान ले जाते हैं, ईरान की राजधानी में, जहाँ उसका इलाज करवाया जाता है। उनमें गुरु साटम, संतोष शेट्टी, रवि पुजारी, इस किस्म के लोग। और देखिए मैं जब रिश्ते बनाने की बात करता हूँ तो छोटा राजन के पास इतने इतने बड़े धुरंधर थे, लेकिन उसके ठीक होने के बाद उन सबको लगा कि ये कुछ साथ आगे ज़्यादा निभने वाला नहीं है। हालांकि ये लोग किसी तरह से पूरी तरह छोटा राजन पे मुनहसर नहीं थे। इनके अपने कारोबार थे, अपना बिजनेस भी करते थे, अपना पैसा भी था, लेकिन फिर भी उनकी डिसल्यूशनमेंट होती है छोटा राजन के साथ। एक आदमी नाराज़ होकर चला जाए तो हम मान सकते हैं, लेकिन इतने लोग एक एक करके सब छोटा राजन से अलग हो गए। गुरु साटम अलग, रवि पुजारी अलग, उसके बाद विजय पुजारी अलग, उसके बाद एक अपना संतोष शेट्टी अलग। जो मुंबई में इसके खास लोग थे पहले, मैं रिश्तों की बात करता हूँ, ओपी सिंह खास आदमी था एक ज़माने में, छोटा राजन का नंबर 2 गिना जाता था। उसको जेल में मरवा दिया इसलिए कि ये शायद मुझे टॉपल करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद फरीद तनाशा एक गैंगवार में मारा गया, इसका पड़ोसी था तिलक नगर में। और उसके बाद विक्की मल्होत्रा, वो गोल हो गया, पता नहीं कहाँ गया। और ले दे के DK राव बचा था, वो भी आराम से बैठा है। मतलब एक शख्स
जिसके पास एक समय शार्प शूटर की दाऊद से भी बड़ी आर्मी थी। एक ज़माना वो आया जब उसके साथ लिमिटेड कुछ लोग रह गए थे, दूर दराज बैठे, साथ में रहने वाला कोई नहीं था। मैं आपको बता दूं, क्रिमिनल हो या शरीफ आदमी हो, जान सबको प्यारी होती है। जब सबको यह एहसास हुआ कि डी कंपनी बुरी तरह से छोटा राजन के पीछे पड़ी है और उनको आईएसआई का समर्थन प्राप्त है, तो कोई आदमी किसी के साथ जान नहीं गंवाना चाहता। दोस्त आपके बन जाते हैं, लेकिन जान देने वाले बहुत कम होते हैं। और रोहित वर्मा था जिसने अपनी जान दे दी। हर आदमी रोहित वर्मा नहीं बन सकता। तो सबको ये डर था कि डी कंपनी कभी न कभी अचानक फिर छोटा राजन पे अटैक कर सकती है, और उसमें कौन कौन मारा जाएगा इसका कोई पता नहीं। वो एक कारण था। जब आपकी दुश्मनियां इतनी बढ़ जाती हैं और आपके पास प्रोटेक्शन नहीं होती है, तो आप अकेले पड़ जाते हो। तो वो अकेलापन जो था वो छोटा राजन को बहुत महंगा पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में इतने साल भागते भागते अकेले रहना, एक आदमी साथ रखना, तो लेकिन जो डर एक दिमाग में रहता है कि गोली किधर से कब आएगी, वो आपको ना जीने देता है डर, ना आपको सोने देता है, ना बैठने देता है। तो वो डर लेके आधी ज़िंदगी छोटा राजन मुंबई में गोलियों से बचता रहा। मैंने बोला ना, स्ट्रीट फाइटर, और वो लक्की बहुत है, उसका किस्मत ने बहुत साथ दिया, कुछ अच्छे काम किए होंगे। तो वो इतनी बार बचा है मरने से, इतनी बार केसत से बाहर निकला है। मुझे लगता है, फिर मैं अगर एज अ क्राइम स्टूडेंट है मेरी बात पूछे, तो 93 में दुबई से भागने के बाद उसको हिंदुस्तान आ जाना चाहिए था। बहुत पैसा कमा लिया था, बहुत नाम हो गया था, और जो उसने बाद में नारा लगाया एक नेशनलिस्ट डॉन का कि मैं देश प्रेमी डॉन हूँ, वो हिंदुस्तान में रह के, मुंबई में रह के एक थोड़ा सा अपनी लाइन बदल लेता तो उसको ना तो उसकी जान को खतरा होता, ना जेल में जाना पड़ता। कुछ थोड़े से केस थे जिसमें अकेला इन्वॉल्व नहीं था, बहुत लोग थे, उनका फैसला आहिस्ता आहिस्ता हो जाता। आज भी उन्हीं केसों में वो तिहाड़ जेल में सज़ा काट रहा है। तो तभी होता तो आज तक तो सज़ा भी ख़त्म हुई होती और शांति की ज़िंदगी भी मिलती। लेकिन वो वही कहते हैं कि जो एक बार जो रास्ता आदमी पकड़ लेता है क्राइम का रास्ता, उसमें जाना तो बहुत आसान है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है जिसमें अब हम जिससे अभिमन्युओं को भी बाहर निकलना मुश्किल था। ये लोग तो फिर आम इंसान की तरह से वहाँ गए थे। लेकिन उसके बाद देखिए, आप एजेंसीज भी आपकी मदद एक हद तक ही कर सकती हैं। जब तक तो उनको आपकी ज़रूरत होती है वो आपसे काम लेती हैं। और हमारे एजेंसी की एक ये थोड़ी सी कमी रही है कि वो लंबे समय तक अपने सोर्सेज को पाल के नहीं रख सकती। बहुत सी सरकारें चेंज होती हैं, एजेंसीज का भी इतना कसूर नहीं है जितना हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का कसूर है। कभी एक सरकार आ जाती है एक पार्टी की, फिर दूसरी पार्टी की, उसका कुछ और उसूल होते हैं, उसके कुछ और उसूल होते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो एक सस्टेन्ड पॉलिसी जो होती है एजेंसीज की, उसको मेंटेन करने में काफ़ी उनको दिक्कत महसूस होती है। कोई ऑफिसर किसी और तरीके से सोचता है, दूसरा किसी और तरीके से, और अल्टीमेटली एजेंसीज ने सोचा कि कब तक इस शख्स को बचाते रहेंगे, कब तक इसके लिए अपना इतना मैन पावर, इतना पैसा, सोर्सेज, रिसोर्सेज खर्च करते रहेंगे। तो बेहतर है कि उसको हिंदुस्तान लाया जाए जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। और वैसे भी ये अंडरवर्ल्ड में कहावत है, आप दुनिया भर में क्राइम कहीं भी करो, लेकिन सबसे सेफ हेवन जो होती है वो आपका अपना देश होता है, आपका अपना घर होता है। तो जितनी सेफ्टी आपको अपने कंट्री में मिल सकती है उतनी बाहर कहीं और नहीं मिल सकती। तो ये एक असूल है। तो इसीलिए देखो, अमेरिकन माफिया जो था, सिसिलियन माफिया हो, मैक्सिकन माफिया हो, वो काम तो दुनिया भर में करते थे,
पूरे यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, इधर उधर, लैटिन अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप। लेकिन उनका जो अड्डा होता था वो अपना घर होता था, सिसिली होता था या मैक्सिको होता था, या इस किस्म के और जो माफियाज हैं वो ऑपरेट अपने ही कंट्री से करते थे। अगर बाहर कंट्री से ऑपरेट भी करते थे तो मौका मिलने पे आराम से निकल जाते थे, अपने घर फिर वापस आ जाते थे, अपने देश वापस चले जाते थे। तो ये एक असूल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर 93 के बाद छोटा राजन तब हिंदुस्तान आ जाता तो उसकी पोजीशन आज टोटली डिफरेंट होती, बजाय उसके कि जो आज है वही एजेंसी जो उसको सपोर्ट करती थी, उसको साथ देती थी, उनको उसको ला के तिहाड़ जेल में बंद करना पड़ा। क्योंकि जब तक वो वापस आया 93 के बाद 2015 में, तो उस 22 साल जो उसका क्राइम का ग्राफ जो बढ़ गया, उसके बाद जो इतने मर्डर हुए, बिल्डरों के मर्डर, इसके मर्डर, जो लोग बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे उनके मर्डर। देखिए वो काम सरकार का था, बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों को सज़ा देनी सरकार का काम था। आप सिर्फ अपना वो एक पक्ष दिखाने के लिए आप उस सरकार का काम अपने हाथ में लेते हो तो उसकी सज़ा एक न एक दिन तो भुगतनी पड़ेगी। और वो आदमी आज उसके ऊपर 72 केस हो गए, जिसमें से काफ़ी केसों में बरी हो गया। जेडे के केस में उम्र कैद हो गई और कुछ केसेस और बाकी हैं, अभी 30-32 केस जो चल रहे हैं। सेहत उसकी ठीक नहीं है। तो लेकिन मैं जैसे बोलता हूँ, बहुत लक्की आदमी है, इतनी मुश्किलों के बाद भी उसने जीना सीखा हुआ है, उसने सरवाइव किया। उसका ऑपरेशंस हुए, सेहत खराब हुई, गोलियां खाई, लेकिन आज भी ही इज स्ट्राइविंग टू लिव अ लाइफ। ये छोटा राजन की कहानी है। दोस्ती बनाई लेकिन देर तक नहीं निभी, रिश्ते बनाए लेकिन मुश्किल में सब साथ छोड़ गए। आज अगर मैं कहूँ तो छोटा राजन भी अकेला है, दाऊद भी अकेला है। फ़र्क इतना है कि वो पाकिस्तान की ISI के नीचे जेल भुगत रहा है, ओपन एयर जेल, और यहाँ छोटा राजन एक सरकारी जेल में ओपन प्रिजनर है। एंड जो आखिरी समय है दोनों का एक जैसा ही है। ये नहीं कि वो साक्षात बरी हो गया, ये नहीं कि छोटा राजन साक्षात बरी हो गया। तो ये क्राइम और कानून की लड़ाई है, चलती रहेगी। आने वाले दिनों में देखेंगे आगे कैसे कैसे होता है, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।